गुड मॉर्निंग क्लास 12। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और इस कोरोना महामारी के काल में आप सब अपने घरों पर सुरक्षित रूप से बैठे होंगे तथा अपना अध्ययन निरंतर रूप से जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, आपका सांद्रता पदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था जो सांद्रता पद होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आयतनात्मक सांद्रता पद होते थे और दूसरे द्रव्यात्मक सांद्रता पद होते थे। अब जो मैंने आपको द्रव्यात्मक सांद्रता पद बताए थे वो मैंने आपको कितने बताए थे, चार प्रकार के बताए थे। पहला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, वेट बाय वेट परसेंटेज बताया था जिसे हम क्या कहते थे, भार बटे भार प्रतिशत भी कहते थे। दूसरा मैंने आपको बताया था मोल प्रवाज। क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा बताया था मैंने आपको मोल प्रवाज, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका मोल फ्रैक्शन, और जो कि आज हमें पढ़ना है। भार बटे भार प्रतिशत हम पिछली बार पढ़ चुके थे। उसके बाद तीसरा बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, मोललता। दो चीजें थी, एक तो थी आपकी मोललता था और दूसरी थी आपकी मोलरता। तो जो मोलरता वाला पद आता है वो आता था आपका द्रव्यात्मक भार पद में आता है, और जो मोललता है वो कहाँ आता है आपका, नहीं सॉरी मैंने आपका उल्टा कह दिया, जो मोलरता वाला पद आता है वो आयतनात्मक भार वाले पद में आता है, और जो मोललता आता है वो कहाँ आता है, आपके द्रव्यात्मक में आता है। तो ये भी हम आज पढ़ेंगे। और चौथा आता है आपका पीपीएम। ठीक है, तो ये चार बताए थे मैंने आपको द्रव्यात्मक भार वाले पद में, तो जिसमें हम आपका क्या था, पहले का अध्ययन कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरा, जो कि दूसरा क्या है हमारे पास, मोल प्रवाज। ठीक है, तो दूसरा भारात्मक आयतनक पद होता है जो हमारा, वो क्या हमारा मोल प्रवाज। तो समझते हैं कि ये मोल प्रवाज होता क्या है। ठीक है, क्या करता है, हम इस मोल प्रवाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए परिभाषा लिखी हुई है, तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। मुझे पता आपकी समझ में परिभाषा पढ़ के कुछ नहीं आएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, और परिभाषा आपकी यही लिखी रहने देते हैं। ठीक है, परिभाषा आपकी यही लिखी रहेगी। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ, मिश्रण के किसी अवयव का मोल प्रभाज। क्या कहा, मिश्रण के किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोल व मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। क्या कहा आपका, मिश्रण के किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोल व मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, अच्छा देखो, थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में अगर कुछ आया हो तो सही है, नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक ये मिश्रण है, ये क्या हमारे पास एक मिश्रण है, या आप कहिए एक विलयन है, या जो आप कहिए। अब इसके हमारे पास दो अवयव है, जो ये मिश्रण है इसमें हमारे पास दो अवयव है, एक अवयव है हमारे पास ए, दूसरा अवयव है हमारे पास बी। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये जो मिश्रण है हमारे पास, मिश्रण में हमारे पास दो अवयव है, जिसमें हमने कह दिया, एक अवयव को कह दिया हमने ए, दूसरे अवयव को कह दिया हमने बी। अब हमने कहा कि जो हमारे पास ए है, इसमें मोलो, ए के मोलों की संख्या है आपकी एन ए। एन ए क्या है यहाँ पे आपके, इसके मोलों की संख्या है। और जो बी के मोल है, बी के मोलों की संख्या कह दी हमने आपकी यहाँ पे कितनी है, आपकी एन बी हो गया। क्या कहा हमने, बी के मोलों की संख्या होगी आपकी एन बी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हमसे कहा गया कि आपका क्या निकालो, ए का मोल प्रभाज निकालो। ठीक है, क्या कहा गया, आपका ए का मोल प्रभाज निकालो। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं जो मोल प्रभाज होते हैं, मोल प्रभाज के लिए दो प्रकार का सिंबल प्रयोग किया जाता है। एक तो इस तरीके से लिखा होता है, इसका हम क्या कहते हैं, आपका जीटा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आपका इसे कहा जाता है, आपका जीटा कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका इस तरीके का, इसे कहते हैं हम आपका नीटा कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों सिंबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपके मोल प्रभाज के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब आपसे कहा गया कि आप क्या करिए, जो आपके पास ये मिश्रण दे रखा है जिसमें आपके दो अवयव हैं एन ए और बी, ए के मोलों की संख्या एन ए है और बी के मोलों की संख्या एन बी है। तो आपसे कहा गया कि आप जीटा ऑफ ए बताइए, यानी ए का मोल प्रभाज बताइए। ठीक है, क्या आप जीटा ऑफ ए यानी ए का मोल प्रभाज। तो देखिए आपके ऊपर परिभाषा क्या लिखी हुई, मिश्रण के किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोल, है ना, उस अवयव के मोल। तो हमें यहाँ पे किसका मोल प्रभाज बताना है, ए का मोल प्रभाज बताना है। तो आपको ए के मोल कितने दिए गए हैं, इसमें कितने दिए गए, ए एन ए दिए गए। ठीक है, तो ए के मोल यानी एन ए हो जाएगा, बटे मिश्रण के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात, अनुपात यानी भाग। तो मिश्रण में कुल कितने अवयव है हमारे पास, कितने अवयव हमारे मिश्रण में, कुल दो अवयव है। तो मिश्रण के कुल अवयवों के सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो दो अवयव है इसमें, कौन कौन से हमारे पास, एक तो ए है हमारे पास, एक अवयव क्या हमारे पास ए है, दूसरा अवयव क्या हमारे पास बी है। ठीक है, क्या कहा हमने, एक अवयव ए है, दूसरा अवयव आपके पास बी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए के मोल प्लस बी के मोल, क्या हो जाएगा, ए के मोल प्लस
बी के मोल। चलिए अगर इस तरीके से आपकी समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए पहले शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी जीटा ऑफ ए, यानी ए के मोल बताने में है ना, ए का मोल प्रभाज बताना है, तो क्या आएगा आपका, जिसका बताना है ऊपर क्या आएगा, उसके मोलों की संख्या, यानी ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगा आपका ए के मोलों की संख्या, बट्टे में आ जाएगा आपका कुल मोल, है ना, बट्टे में आ जाएगा आपका कुल मोल, यानी जो मिश्रण के कुल मोल, है ना, क्या कहा हमने, मिश्रण के कुल मोल। तो मिश्रण में दो चीजें आपकी, ए और बी, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपके, यानी ए के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, ए के मोलों की संख्या बटे, ए के मोलों की संख्या बटे हम क्या लिख सकते हैं आपका, ए के मोलों की संख्या, ए के मोल प्लस बी के मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो ये क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला बन गया, ठीक है, क्या बन गया हमारा, किसी भी अवयव का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या बन गया आपका, उसका फॉर्मूला ये बन गया, यानी जो ए का मोल प्रभाज निकालना था, यानी ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल। तो अब देखिए इसका हमें फॉर्मूले के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, इवन आपका फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ पे हमें किसके निकालना है, ए के मोल प्रभाज निकालना है ना, ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो यानी जीटा ऑफ ए बराबर ए के मोल, ए के मोल कितने दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, Na दिए हुए हैं, बटे कुल मोल, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल, ए के मोल कितने दिए गए हमारे पास यहाँ पे, Na दिए गए, प्लस बी के मोल कितने दिए गए आपके, Nb दिए गए हैं। तो ये क्या होता है आपका मोल प्रभाज निकालने का एक तरीका होता है, यानी आपको जिसका भी निकालना, अगर ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर किसके आएंगे आपके, ए के मोल आएंगे बटे मिश्रण के कुल अवयव के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आपके कितने थे, आपके दो अवयव थे ए और बी, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल। अगर इसी तरीके से आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि आप क्या निकालो, बी का मोल प्रभाज निकालो, यानी जीटा ऑफ बी निकालो, तो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आएगा आपका बी के मोलों की संख्या। तो बी के मोलों की संख्या कितनी दी गई है आपको यहाँ पे, Nb दी गई है, बटे नीचे में क्या आता है आपका टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या थे आपके, ए के मोल यानी Na दिए गए थे, प्लस बी के मोल कितने दिए गए थे आपको, Nb दिए गए थे। तो ये था आपका मोल प्रभाज निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे दूसरी चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम आपके यहाँ पे, तो ये आपका, अगर आपके पास कई बार मोलों की संख्या ना दी गई हो, सीधे सीधे आपको मोलों की संख्या ना दी गई हो, तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या था हमारे पास, मोल की संख्या किस प्रकार से निकालते थे हम, मोल की संख्या बटे बराबर क्या होता था हमारे पास, पदार्थ की मात्रा, जो क्या दिया गया था हमारे पास, पदार्थ दिया गया था, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटे क्या आता था हमारे पास, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, बटे में क्या होता है हमारे पास, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ये सब हम कहां सीख चुके हैं, पीछे सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सीधे सीधे मोलों की संख्या ना दी गई तो आप क्या लिख सकते हो, Na, यानी पदार्थ की मात्रा, यानी ए की मात्रा, ए की मात्रा यानी वेट ऑफ ए, है ना। अब तो दूसरे तरीके से हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है, जीटा ऑफ ए बराबर पदार्थ की मात्रा, हमें आपको अगर आप मोलों की संख्या ना दे रखी हो तो क्या लिख सकते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, हम इस तरीके से निकालते हैं, यानी WA, यानी ए का भार, जो भी दिया गया आपको क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, है ना। और बटे में क्या लिखते थे हम, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी मोलर मास, यानी Ma। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, निकल गया हमारे पास ए के मोलों की संख्या, बट्टे में क्या आता है आपके पास, कुल मोल। तो कुल में क्या क्या हमारे पास, ए प्लस बी, दो अवयव है, अब माना यहाँ पे आपके ए के मोलों की संख्या भी नहीं दे रही, बी के मोलों की संख्या भी नहीं दे रही, तो ए की मोलों की संख्या कैसे निकालोगे आप, फिर यही निकालोगे आप, ए का वेट बटे ए का मॉलिक्यूलर मास प्लस अब कुल मोल, तो बी भी आएंगे, अगर आपको बी के मोलों की संख्या भी नहीं दी गई तो आप क्या करोगे, इस तरीके से निकालोगे आप, बी की मात्रा जो भी आपको दी गई होगी बटे क्या आ जाए आपका, मोलर मास ऑफ बी। तो ये क्या होगा आपका, ये भी आपका होगा मोल प्रभाज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के भी मैं क्या कर देता हूं आपके लिए, इस तरफ से लिख देता हूं, यानी ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो ये दूसरा फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया है, यानी जीटा ऑफ ए। इसी तरीके से हम बी का भी निकाल सकते हैं ना, तो WA अपॉन MA अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, WA MA प्लस WB MB। तो जो ये मोल प्रभाज निकालने के ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास,
आई बात समझे? तो मोल प्रवाह निकालने के ये दो फॉर्मूले होंगे। अब इसी तरीके से अगर ये माना बात हमारे पास दो से ज्यादा अवयव होते, जो ये हमारे पास दिया गया है, ये अगर आपके होते कितने, तीन अवयव, ये हो जाते हैं आपके तीन अवयव, एक सी हो जाता है, और यहाँ पे क्या था आपका कितना है, सी के मोलों की संख्या है आपके एनसी। तो अब आपसे कहते हैं कि ए के मोल निकालिए, तो ए के मोल कैसे हो जाएगा आपका, ठीक है, जीटा ऑफ ए। तो ऊपर क्या है हमारे पास, ए के मोलों की संख्या है ना, ए के मोलों की संख्या कितनी दी गई है आपको, यहाँ पे Na दी गई है, बटे में कितना आएगा आपके कुल मोल, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, इन तीनों के मोल आ जाएंगे, है ना। ऊपर तो क्या आएगा आपका केवल ए का मोल। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के, यानी जीटा ऑफ ए बराबर, ठीक है, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि आप क्या निकालो, जीटा ऑफ बी निकालो, यानी बी का मोल प्रभाव निकालो। तो ऊपर क्या आएगा आपका, बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, कुल मोल में क्या आपके तीन अवयव है, तीनों अवयवों का मोल ये लिखा हुआ आपका एन ए प्लस एन बी प्लस क्या हो जाएगा आपका एन सी। अब इसी तरीके से आपसे कहा जाता है कि आप सी के मोल निकालो, तो जीटा ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा आपका सी के मोल बटे कुल मोल, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल। तो इस तरीके से आपके क्या हो सकते हैं, कुल कितने भी अवयव हो सकते हैं आपके, 2 3 4 5 6, बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम किसी भी चीज का मोल प्रभाव निकालते हैं। अब जो आपको एक खास चीज और याद रखनी है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो खास चीज आपको क्या रखनी है कि जितने भी अवयव हो आपके, सभी अवयवों का जो मोल प्रवाह होता है वो कितना आता है आपका, एक आता है, ठीक है। क्या कहा, किसी भी मिश्रण के सभी अवयवों का मोल प्रभाव कितना होता है आपका, एक होता है। मिश्रण के सभी अवयवों का मोल प्रभाव कितना होता है आपका, एक। तो जैसा हमारे पास अभी हमने कितने लिए थे, तीन अवयव लिए थे, ए बी सी। तो इन सब के मोलों का जो क्या होगा, मोल प्रभाव आएगा, यानी जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी प्लस जीटा ऑफ सी। तो ये तीनों के तीनों मिला के कितना होता है आपका, हमेशा एक होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो जो यहां से हमारे बने आपके ये तीन फॉर्मूले बने, तो इन तीनों फॉर्मूलों के लिख दिया है मैंने आपके एक साइड में। और अब देखिए हम क्या करते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कितना है, जीटा ऑफ ए जीटा ऑफ बी, या जितने भी आपके पास दिए गए हो, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, किसके मोल प्रवाह के क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जहां पे क्या आपका PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या बना रहा है आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है आपका, गैसेस होता है। ये बना रहा है आपका PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है आपके पास, ये क्लोरीन गैस बना रहा है, ठीक है। ये बना दे इसने। अब जो ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में इसने कहा कि साम्यावस्था पर क्या है आपके, ठीक है, साम्यावस्था पर क्या है आपका, साम्यावस्था यानी जितने आगे बन रहे हैं उतने ही पीछे भी बन रहे हैं, ठीक है। क्या आपका PCl3 का मोल प्रवाह, PCl3 का मोल प्रवाह आपको दिया गया है यहाँ पे 0.3 दिया गया है, और PCl2 का मोल प्रवाह दिया गया आपको 0.4 दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप क्या करो, PCl5 का मोल प्रभाव ज्ञात करिए, क्या कहा गया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी जिसमें क्या हो रहा था आपका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट होकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस दे रहा था। तो क्वेश्चन में कहा गया, जब आपकी क्या थी, आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट थी यानी साम्यावस्था थी, तो जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड थे उसके कितने थे आपके 0.3 मोल प्रवाह थे, और जो आपका क्या था क्लोरीन गैस थे वो कितने थे आपके 0.4 मोल प्रवाह। तब आपसे कहा गया आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या निकालिए, मोल प्रवाह निकालिए, यानी आपको जीटा ऑफ PCl5 ज्ञात करना है। तो सोचिए, ठीक है, करने की कोशिश कीजिए, देखिए सोचिए किस प्रकार से होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, ठीक है। तो क्वेश्चन वीडियो पॉज करिए और उसके बाद खुद करने की कोशिश करिए और देखिए आप कहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं करता हूं आपको, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास कितने भी अवयव हों, सबके सबका मोल प्रवाह कितना होता है हमारे पास, एक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन अवयव है, क्या क्या है हमारे पास, PCl5 है
प्लस क्या है हमारे पास PCl3 है, प्लस क्या हमारे पास Cl2, ये सब का मोल प्रभाव कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, यानी जीटा ऑफ PCl5 प्लस जीटा ऑफ PCl3 प्लस जीटा ऑफ Cl2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 1 होगा। ठीक है, इसका हमें पता नहीं है तो इसकी वैल्यू चलो हमने क्या मान ली, आपकी A मान ली। ठीक है, अब देखिए आपके पास जीटा ऑफ PCl3 कितना दे रखा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के कितने मोल प्रभाव दे रखा है आपके पास, 0.3 दे रखा है। ठीक है, और जो आपका पास क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना दे रखा है आपके पास, 0.2 दे रखा है, तो कुल मिला के 1 हो गया है ना। तो यानी A प्लस, अब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना होगा आपका 0.5 बराबर 1, यानी A बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.5, कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.5 है ना, कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.5 हो जाएगा आपका। अच्छा, ये कितना हमारे पास 0.4 है। ठीक है, ये आपके पास 0.4 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 है ना, कितना हो जाएगा आपके पास 0.7, ये भी कितना हो जाएगा आपका 0.7, तो 1 माइनस 0.7 तो कितना बचेगा आपका 0.3, यानी जो आपका यहाँ पे जीटा ऑफ PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो मोल प्रभाव होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0.3 आएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके पास समझ में आया होगा, बहुत इजी था। ठीक है, आपको क्या चीज याद रखनी थी कि किसी मिश्रण में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों का मोल प्रभाव का योग कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, और 2 के मोल प्रभाव आपको दिए गए थे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का भी दिया गया था और क्लोराइन का भी दिया गया था, तो आपने क्या किया उन दोनों को जोड़ा और 1 में से माइनस कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, आपके पास 18 ग्राम जल है। ठीक है, क्या है आपके पास 18 ग्राम वाटर प्लस 92 ग्राम एथिल अल्कोहल प्लस 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी C2H5OH को हम क्या कहते हैं आपका एथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या किया गया, एक मिश्रण बनाया गया, इन दोनों को मिला के आपका बना दिया गया एक मिश्रण बना दिया गया। अब आपसे ये क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, जीटा ऑफ H2O यानी H2O का मोल प्रभाव ज्ञात करना है, और साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, जीटा ऑफ C2H5OH एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। इसका मोल प्रभाव और इसका मोल प्रभाव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोशिश कीजिए और सोचिए किस तरह प्रकार से आप इसका मोल प्रभाव निकालोगे। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके सामने और इनको आपको लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, तो फिर से मैं वही कहूंगा, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश करिए और देखिए आप कहां तक कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालना, हमने जीटा ऑफ H2O यानी H2O का मोल प्रभाव। तो देखिए हमें पता है जो मोल प्रभाव निकालते हैं, तो मोल प्रभाव निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, H2O का निकालना है, तो यानी ऊपर क्या आ जाएगा H2O के मोलों की संख्या। ठीक है, H2O के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, बटे क्या आएगा आपका कुल मोल। तो कुल मोल में क्या क्या होगा आपका, पानी प्लस एथिल अल्कोहल होगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूं आपके H2O के मोल, H2O के मोल प्लस एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH के मोल। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए क्या था आपका, इस तरीके से आपका ये मिश्रण बना दिया। ठीक है, मिश्रण में क्या क्या था आपका, H2O था, कितना था आपका 18 ग्राम आपका H2O था, और क्या था आपका C2H5OH था, कितना था आपका 92 ग्राम था। अब आपसे कहा गया कि इन दोनों का अलग अलग मोल प्रभाव निकालिए। तो देखिए मोल प्रभाव निकालने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, मोलों की संख्या होनी चाहिए। आपको यहाँ पे डायरेक्टली मोलों की संख्या नहीं दी गई है, तो उसके बाद उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास मोलों की संख्या ना दी गई हो तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना। क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले को लगाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली मोलों की संख्या नहीं दी गई। तो आप क्या करोगे, ठीक है, मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप क्या करिए यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिए, इसके मोलों की संख्या निकालिए। क्या करिए आप, H2O के मोलों की संख्या निकालिए। तो यानी H2O के मोल कैसे निकालोगे आप, क्या होता है आपके मोलों की संख्या, क्या निकालते हैं हम, यानी W ऑफ H2O, W ऑफ H2O यानी H2O का भार यानी पानी का मात्रा जो भी आपको दी गई हो, बटे Ma है ना, या आणविक द्रव्यमान, पानी का आणविक द्रव्यमान, बटे में क्या आएगा आपका पानी का आणविक द्रव्यमान, क्या आ जाएगा आपका।
ठीक है, इसको ढंग से समझिए। दूसरा मैं सीधे करूंगा डायरेक्टली। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, H2O यानी पानी का भार कितना दिया गया आपको, पानी का भार कितना दिया गया आपके पास, 18 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया आपके पास पानी का भार, 18 ग्राम दिया गया है। अब दूसरा आपके पास क्या दिया गया है, फिर अपॉन में क्या था हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, है ना। तो यानी पानी का मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने आपको बताया था। तो हाइड्रोजन का कितना होता है आपका, 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, तो कितना होगा आपका 80 संख्या लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है। तो N ऑफ H2 यानी पानी के मोल कितना निकाला हमारा, 1 मोल निकला। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं, आपके एथिल अल्कोहल के मोल निकालते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं आपका, ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल निकालते हैं। देखिए इधर करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आपका एथिल अल्कोहल का मोल निकाल रहे हैं। तो C2H5OH के मोलों की संख्या है ना। तो क्या आ जाएगा आपका ऊपर, यानी W ऑफ C2H5OH, यानी क्या हो जाएगा आपका C2H5OH की मात्रा, है ना, इसकी मात्रा बटे क्या आ जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान, यानी MC2H5OH इसका आणविक द्रव्यमान। तो देखो C2H5OH की कितना दे रखा है आपको, 92 ग्राम दे रखा है। और जब आप इसको जोड़ोगे, है ना, कार्बन का कितना होता है आपका 12, तो 12 दूना 24 प्लस 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गया आपके, प्लस 16, तो कितना हो जाएगा आपका 6 4 10 सर 6 16 की 6 80 ले, है ना। देखिए तो कितना हो जाएगा 2 3 4 46 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका ये 46 हो जाएगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा आपका 46, और 46 2 जा 92, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा। यानी कितना है आपका नीटा ऑफ C2H5OH, इसके मोलों की संख्या कितनी है आपकी 2 आई। अब हमें क्या निकालना था, मोल प्रवाह निकालना था, है ना। यही बात समझो, इतनी समझ में आई। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं आपका मिटा रहा हूं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मोल प्रवाह निकालना था किस किस का, H2O का। तो यानी जीटा ऑफ H2O, यानी ऊपर क्या आएगा हमारे पास H2O के मोलों की संख्या, ऊपर क्या आएगा हमारे पास H2O के मोलों की संख्या, तो कितनी आई हमारे पास 1, बटे में क्या आएगा हमारे पास, चलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर H2O के मोल, बटे में क्या आएगा आपका टोटल मोल आता है। यानी टोटल क्या क्या आपके पास यहाँ पे 2 चीजें, H2O के मोल प्लस किसके मोल आएंगे आपके पास, प्लस C2H5OH के मोल, जो कि हमने अभी अभी निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मोलों की संख्या नहीं दी गई थी, बल्कि आपके पास क्या दिए गए थे, इनका भार दिया गया था। तो भार से मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आपको एक बार फिर सब डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो H2O के मोल कितने निकले हमारे 1, बटे टोटल मोल, यानी H2O के मोल कितने आपका 1, प्लस C2H5OH के मोल यानी 2, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 1/3 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, आप जीटा ऑफ क्या निकालोगे C2H5OH, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यानी C2H5OH के मोल बटे क्या आ जाएगा आपके पास H2O प्लस C2H5OH के मोल। इन दोनों के मोलों को क्या कर देंगे हम ऐड। तो C2H5OH के मोल कितने हैं हमारे पास 2, और बट्टे कितना हो जाएगा आपका 1 + 2 यानी 2/3। तो ये निकल गया आपके, ये किसके मोल निकल गए हमारे पास H2O के मोल निकल गया, और ये C2H5OH के मोलों की संख्या निकल गई। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हमने करना है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये क्या था हमारे पास, जब आपके पास क्या ना दिए हो मोल प्रवाह ना, मोल ना दिए हो गए हो, बल्कि आपके पास क्या दिया गया हो द्रव्यमान दिया गया हो, तो तब किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब मैं इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको वो करना है, ठीक है। आपके पास एक अवयव दिए मिश्रण दिया गया, इस मिश्रण में क्या आपके पास 3 अवयव है, ठीक है। मिश्रण में क्या दिए गए आपके पास 3 अवयव दिए गए हैं, ठीक है। और क्या दिया गया आपके पास 18 ग्राम H2O दिया गया है, ठीक है। 92 ग्राम दिया गया आपके पास C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, और जो तीसरी चीज दी गई है आपको यहाँ पे क्या दी गई आपके पास मेथनॉल, ठीक है, यानी CH3OH दिया गया है। और ये कितना दिया गया आपके पास, ठीक है। चलिए एक तरीके से लिखते हैं 18, ठीक है। अब तीसरी चीज जो आपके पास दिया गया है मेथनॉल दिया गया है, वो कितना दिया गया आपके पास 32 ग्राम, कितना दिया गया आपके पास 32 ग्राम दिया गया है, कितना आपके पास 32, और ये कितना आपके पास 92। ये क्या है आपके पास H2O दिया गया है, ये क्या दिया है आपके पास एथिल अल्कोहल C2H5, और ये क्या दिया गया आपके पास मेथनॉल यानी CH3OH। अब आपको क्या करना है, जीटा ऑफ H2O निकालना है,
पहली चीज ये निकालनी है। दूसरी चीज आपको जीटा ऑफ C2H5OH निकालना है। और तीसरी चीज निकालनी है आपको CH3OH का मूल प्रकाश। तो ये तीनों आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं हम अगली चीज पे। ये होमवर्क नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके पास क्या दिया गया है, एक मिश्रण दिया गया है, जिस मिश्रण में क्या आपके पास 18 ग्राम पानी है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है और 32 ग्राम मेथनॉल है। वो आपको क्या निकालना है, जीटा ऑफ H2O, जीटा ऑफ एथिल अल्कोहल, जीटा ऑफ मेथनॉल, यानी इन सबके क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, और निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इन सबका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अगली चीज पर चलते हैं। अगली चीज क्या आती है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन के बाद अगली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, मोल फ्रैक्शन के बाद अगली चीज बताई थी मैंने आपको क्या, मोलरिटी, मोललिटी, मोललता। ठीक है, अगली चीज क्या आती है हमारे पास, मोललिटी। और मोलरता किसमें आती है आपकी, आयतन वाले पद में। ये किसमें आता है आपका, द्रव्यमान वाले पद में। ठीक है, तो समझते देखो मोललता होता क्या है। ठीक है, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। देखो जो मोललता होती है ये भी किसमें आता है आपका, द्रव्यमान वाले पद में आता है। ठीक है, तो जो किसी भी विलयन की मोललता होती है उस मोललता को हम किससे, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा स्मॉल एम होता है, तो स्मॉल एम होता है क्या हमारे पास, ठीक है, विलय के मोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, विलय के मोल बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, क्या कहा हमने, विलय के मोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, विलय के मोल। क्या कहा, विलय के मोल बटे क्या आता है आपके पास, ठीक है, विलायक का, बटे आता है आपके पास विलायक का द्रव्यमान, बटे विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किसमें होना चाहिए आपका, किलोग्राम में होना चाहिए, है ना। जब मैंने आपको क्या बताया था, आपको सांद्रता पद बताए थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो सांद्रता पद होते हैं वो हमें क्या करते हैं, विलयन अथवा विलायक में विलय की मात्रा बताते हैं। याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, जो सांद्रता पद होते हैं वे हमें क्या करते हैं, विलय की मात्रा बताते हैं। क्या करते हैं, विलय की मात्रा बताते हैं। किसमें बताते हैं, या तो वो बताएंगे हमें विलयन में, या किसमें बताएंगे आपको, विलायक में। अभी तक जो हमने दो पद देखे थे, कौन कौन से देखे थे आपका, कौन कौन से देखे थे, मोल प्रवाह और भार बटे भार, है ना। तो वो किस में बता रहे थे, हमें विलयन में बता रहे थे विलय की मात्रा। अब ये लेकिन जो मोललता वाला पद आता है ये किस में बता रहा, हमें विलायक में किसकी मात्रा बता रहा है, विलय की मात्रा बता रहा है। तो आपको ये खास चीज भी याद रखनी है, जो मोललता वाला पद होता है वो हमें विलयन में विलय की मात्रा ना बताकर विलायक में विलय की मात्रा बताता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, तो देखिए ठीक है, तो अब जैसे हमने क्या कहा आपके पास, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका फॉर्मूला हो गया इसका, सिंपल सा फॉर्मूला इसका। ठीक है तो अब देखिए, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके पास। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, जो इसका मात्रक देख लेते हैं हम, जो आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है आपके पास, मोल पर क्या होगा आपके पास, लीटर, है ना। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मोललता का मात्रक, बताइए बताइए, मोललता का मात्रक क्या होगा, आपको देखने से पता लग रहा होगा। तो जो मोललता का मात्रक होगा हमारे पास, विलय के मोल, है ना। विलय के मोल किसमें नापे जाते हैं, मोल में नापे जाते हैं, और किलोग्राम ठीक है, जो द्रव्यमान होता है वो किसमें नापा जाता है आपका, किलोग्राम में मापा जाता है ना, यानी मोल पर केजी। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मोल पर केजी। ठीक है, यानी मोल प्रति किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका। ठीक है, और अगर आपको और डिटेल में देखना तो आपका देखिए, एम बराबर विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या निकालने में आपको सिखा चुका हूं। तो विलय के मोल कैसे निकालते हैं हम पास, ठीक है, यानी विलय का भार क्या हो जाएगा आपका, विलय का भार बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, बटे क्या हो जाएगा आपके पास, विलय का आणविक द्रव्यमान, और बटे क्या हो जाएगा आपके पास, विलायक का द्रव्यमान। और किसमें, केजी में, बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालना ही ये है हमारे पास।
ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसका फॉर्मूला, विलेय, है ना, यानी W ऑफ ए, माना हुआ था आपके पास क्या है, ए विलेय है, तो यानी Ma अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास, इसका विलायक का द्रव्यमान, है ना, तो विलायक को चलो हम क्या मान लेते हैं, आपका बी मान लेते हैं, यानी ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देखिए इसका कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रश्न दे रखा है, आपके पास 20 ग्राम NaOH को 100 ग्राम विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, क्या कहा आपके पास, 20 ग्राम NaOH को 100 ग्राम विलयन में मिलाया जाता है, विलयन में मिलाया जाता है, इसकी मोललता ज्ञात करो। तो क्या करना है, इसकी मोललता ज्ञात करो, है ना, मोललिटी, फाइंड इट्स मोलरिटी। तो चलो करिए, कोशिश करिए, देखिए कैसा होगा। आया क्वेश्चन समझ में, क्या करा आपके पास 20 ग्राम NaOH है जिसको 100 ग्राम विलयन में मिलाया और बोल लिया है इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले अभी हम जो हमने मोललता की क्या लिखी थी, फॉर्मूला लिखा था, तो क्या लिखा था हमने पास, अपने पास क्या लिखा था हमने, चलिए इसके एक तरफ से करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा था, m बराबर क्या लिखा था हमने, बताइए, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखा था हमने, बताइए, बटे में क्या लिखा था हमने, विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है आपके पास, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय क्या है, जो आपने घोला, क्या घोला आपने, NaOH घोला 20 ग्राम कितने में, 100 ग्राम विलयन में। तो देखो विलेय के मोलों की संख्या आपको दी गई है, नहीं दी गई है ना, तो मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते थे आप, मोलों की संख्या, ठीक है, अब देखो मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते थे आप, यानी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान, किसका, विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये। तो अब देखिए विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है आपके पास, यहाँ पे विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है आपके पास, 20 ग्राम दे रखी है, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी NaOH का आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान NaOH, Na क्या हमारे पास, सोडियम, सोडियम का कितना होता है आपका 23 होता है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन को तो आपके पास 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है आपका 1 होता है, तो 6 9 10 की 0 हासिल 1, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 40 हो जाएगा। तो यानी इसके मोलों की संख्या कितनी निकलेगी आपके पास, 1/2 यानी 0.5 मोल हो जाएंगे आपके, किसके, NaOH के। ठीक है, तो अब आइए, तो इस फॉर्मूले में रखिए आप, ठीक है, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितने निकले आपके, 0.5 बटे विलायक का भार किसमें चाहिए आपको, केजी में चाहिए। तो अब देखिए आपके सामने जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे विलायक का भार नहीं दे रखा, बल्कि किसका भार दे रखा है, विलयन का भार, है ना, क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, विलयन का भार दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है आपके पास, 100 ग्राम। तो अब आपको पता होगा जो हमारे पास विलयन बनता है, ये विलयन किस किस से मिलकर बनता है हमारे पास, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है हमारा विलयन, विलेय प्लस विलायक से मिलकर क्या बनता है हमारे पास, विलयन बनता है। ठीक है भाई, तो विलयन कितना दे रखा है हमारे पास, 100 ग्राम दे रखा है, जो विलयन की मात्रा दे रखी कितनी दे रखा है आपके पास, 100 ग्राम दे रखा है, और जो विलेय है, विलेय कितना दे रखा है आपके पास, 20 ग्राम दे रखा है, और विलायक हमें पता नहीं है, हमें क्या करना है, विलायक निकालना है ना, तो विलायक निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो निकल गया आपका यहाँ से विलायक, देखिए किस तरीके से, विलायक इस आप 20 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80 ग्राम, है ना, तो विलायक कितना होगा आपके यहाँ पे, 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, विलायक हो जाएगा, है ना, तो बटे कितना आ जाएगा आपका 80 ग्राम। लेकिन हमें चाहिए किसमें थी, जो विलायक की मात्रा है वो किलोग्राम में चाहिए थी, ग्राम में तो चाहिए थी, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आपका बटे 1000 कर देंगे। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 चक्कू 8, 50 गुना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50, यानी m बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.5, और ये कहां चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, इंटू 25/2, तो ये क्या निकल जाएगी, इस विलयन की मोलरिटी निकल जाएगी। अब इसे आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में, तो ये क्या था हमारे पास, मोललता था, तो मोललता किसमें बताती है हमें, विलेय की सांद्रता विलायक में बताती है, तो इसका सूत्र क्या था हमारे पास, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार।
अगर आपके पास विलेय के मोलों की संख्या डायरेक्टली ना दी हो तो आप क्या करते हो, मोलों की संख्या निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, पदार्थ की मात्रा है ना। तो यहाँ पे पदार्थ क्या हमारे पास, विलेय की मात्रा बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय की मात्रा कितनी दी गई थी हमें, 20 ग्राम दी गई थी, बटे जो विलेय का आणविक द्रव्यमान है NaOH का आणविक द्रव्यमान वो हमने निकाला। Na कितना होता है आपका 23 होता है, ऑक्सीजन को होता है आपका 16, हाइड्रोजन को होता है आपका 1। तो जब आप इसको निकाले तो कितना आ गया आपके पास, 40 आ गया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसके मोलों की संख्या कितने निकल गई आपके पास, 0.5 मोल निकल के। अब जो दूसरी चीज यहाँ पे क्या निकालना था, मैं विलेय का भार चाहिए था, किसमें चाहिए था, किलोग्राम में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे विलेय का भार तो दिया नहीं था, कुल विलयन का भार दिया गया था। तो विलयन बराबर क्या होता है, जो विलयन बनता है हमारा विलेय प्लस विलायक को मिलकर बनता है। तो विलयन का भार कितना दिया था आपको, 100 ग्राम दिया गया था। और जो विलेय का भार कितना था आपका, 20 ग्राम था। तो विलायक का भार हमने निकाल दिया है ना, इस 20 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 80 ग्राम निकल जाएगा। अब क्या किया हमने जो, अब लेकिन हमें ग्राम में तो चाहिए नहीं था है ना, तो हमने क्या किया 80, इस 80 को हमने किस में बदल दिया, किलोग्राम में। किलोग्राम में बदलने के लिए हमने क्या किया, बटे 1000 से क्या कर दिया, इसको भाग दिया। उसको आज हमने काट पीट की तो आपका ये आ गया, इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, ये इतना आ गया 6.25। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, उतना। ठीक है, मोल पर केजी। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, वो मोल पर केजी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर केजी होती है। ठीक है, अच्छा अब इस पर क्या ताप का क्या प्रभाव पड़ता होगा आपका, सोचिए। क्या जो हमारी मोललता पर कुछ ताप का प्रभाव पड़ता है। अभी आज हमने जो 2 टर्म पढ़े है ना, क्या क्या पढ़ा हमने, एक तो ठीक है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। अब देखिए आज हमने जो 2 चीजें पढ़ी, एक तो क्या पढ़ी हमने आपकी मोललता पढ़ी, और दूसरी क्या पढ़ी थी हमने, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रवाह। क्या इन दोनों पर कोई ताप का प्रभाव पड़ता होगा, सोचिए। अगर आपसे कहें कि तापमान का इन दोनों पर कोई प्रभाव पड़ता होगा, बताइए। नहीं पड़ता होगा, मैं शुरू में आपको साफ कर चुका हूं, क्योंकि ये दोनों के दोनों किससे, हमारे भार से संबंधित पद हैं। और जो भी भार से संबंधित पद होते हैं उन पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जिसको नहीं पता वो जाके पुरानी सारी वीडियो देखें तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट टर्म बचता है हमारा क्या होता है, पीपीपी। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। उसको देखते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो हमारे अगले पद आएंगे वो क्या होंगे, हमारे आयतन से संबंधित सांद्रता के पद होंगे। और उनके करने के बाद हम आपके जो राउल्ट के नियम है उनकी तरफ आगे चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये वीडियोस देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी आपको बताया जाता है उनको करिए ढंग से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।